गुड मॉर्निंग। आज हम 2 फरवरी 2024 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सभी एग्जाम के लिए। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। हम यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चंस कवर करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे दो चैनल है, दोनों को अभी आप सब्सक्राइब कर लेना। एक का नाम है फ्री जीके क्यूज, दूसरे का नाम है फ्री जीके क्यूज 2.0। 2.0 वाला जिसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ हम डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? सबसे अधिक बजट जो मिला है वह मिला है रक्षा मंत्रालय को। कितना मिला है? 6.2 लाख करोड़। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट थोड़ा सा अलग होता है। यह क्या है? अंतरिम बजट एक काल्पनिक वित्तीय योजना है जो आम चुनावों से पहले पेश की जाती है, क्योंकि अभी आम चुनाव होने वाले हैं तो कुछ भी हेरफेर हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, हमें आगे का नहीं पता। क्या पता पूरी सरकार बदल जाए या फिर वही सरकार वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक काल्पनिक वित्तीय योजना अभी पेश की गई है जो एक नई सरकार की शुरुआत करेगी। उसका विषय रखा गया है 2047 तक विकसित भारत। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मतलब कितना पैसा उनके पास आ रहा है और उन्हीं पैसे से वो कितना खर्च कर रहे हैं जनता के ऊपर, इस तरह से उनको बताना रहता है। देखिए, जो राष्ट्रपति हमारे इसे संसद के समक्ष रखवाते हैं और राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री इसे निर्धारित करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि किसे कितना यहाँ पर बजट दिया गया है ना, कितना आवंटित किया गया है इनके लिए। तो देखिए, निर्मला सीतारमण ने अपना कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? इस साल उन्होंने छठवां पेश किया है। देखिए, 2019 में भी ये पेश कर चुकी हैं पहली बार, उसके बाद 20 में, 21, 22, 23 और अब 24 में। ठीक है, तो ऐसा छठवीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने अपना केंद्रीय बजट पेश किया। देखिए, जो अंतरिम बजट है इसकी मुख्य विशेषताएं यह है। देखते हैं 2024-25 को लेकर क्या किसे किसे कितना आवंटित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। फिर रेल मंत्रालय देखिए 2.55 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के जो मंत्रालय हैं उन्हें 2.1 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़। कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़। इन सब में ना कराधान और आयात शुल्क से संबंधित कोई भी बदलाव नहीं किए गए। ठीक है, तो इन सबको इतना इतना बजट दिया गया है। चलिए, अगला सवाल है हमारा, 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? आंसर डी सही हो जाएगा, संजय वर्मा। देखिए, डिटेल में कवर करते हैं। संजय वर्मा को यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई। याद रखिएगा, यूपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। संजय वर्मा 1990 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य कर रखा है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग वैसे सभी जानते होंगे, ये भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो परीक्षाओं के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्र से सिविल सेवाओं में अधिकारियों की सीधी भर्ती करता है और विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? टॉप पर रहा है महाराष्ट्र राज्य, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और हरियाणा है थर्ड नंबर पर। देखिए, छठवां संस्करण अभी आयोजित हुआ था। देखिए, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में खेला गया था। देखिए, टूर्नामेंट के अंत में महाराष्ट्र ने 158 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में यह टॉप पर रहा। 158 में से 57 स्वर्ण है, 48 रजत है और 53 कांस्य पदक है। तमिलनाडु जो सेकंड नंबर पर आया है, इसने 38 स्वर्ण जीते हैं, 21 रजत, 39 कांस्य पदक जीते हैं और टोटल 98 पदकों के साथ यह सेकंड नंबर पर रहा। हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। देखिए, भारतीय सेना में पहली बार महिला सूबेदार कौन है?
पहली बार महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह शूटर भी है, चैंपियन ट्रिप शूटर है। देखिए, चैंपियन ट्रिप शूटर हवलदार प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार का पदक पाने वाली पहली महिला बनी। सूबेदार रजक 22 दिसंबर 2022 को सैन्य पुलिस कोर में सेना में शामिल हुई। वह शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित पहली मेधावी खिलाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मतलब भारतीय तटरक्षक दिवस। देखिए, भारत में इंडियन कोस्ट डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, है ना। चलिए, अगला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? किस एयरपोर्ट को? सूरत हवाई अड्डे को। याद रखिएगा, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात की सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्त किया गया है किसे? देखिए, कौन है? जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। एशियाई क्रिकेट परिषद एक केंद्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? किसने जारी की? वित्त मंत्रालय ने। ठीक है, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। देखिए, वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली 4 चुनौतियों को रेखांकित किया है, जिनमें सेवा क्षेत्र के लिए AI का खतरा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास के बीच व्यापार बंद, वैश्विक विकास का प्रभाव और कुशल कार्यबल की उपलब्धता शामिल है। देखिए, रिपोर्ट 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर जोर देती है। देखिए, अगला सवाल है, जनवरी 2024 में पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन बने हैं? शरद चौहान बने हैं पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय योजना और निवेश विभाग के प्रधान आयुक्त शरद चौहान को पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब फटाफट से हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं और हम लास्ट में ना एक चीज़ यह भी डिस्कस करेंगे कि अंतरिम बजट और जो नॉर्मल बजट होता है दोनों में क्या फ़र्क है। तो पूरा वीडियो को देखिए और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, कितना आवंटित किया गया है बताया था अभी हमने, बताइए कितना आवंटित किया गया है? याद रखिएगा 6.2 लाख करोड़। ठीक है, चलिए देखिए, निर्मला सीतारमण ने अपना कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया? तो छठवां किया है। 2019 से यही बजट को पेश कर रहे हैं, लेकिन इस साल इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। तो अंतरिम बजट क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि अभी आम चुनाव होने वाले हैं ना, तो एक ये काल्पनिक योजनाएं हैं। देखिए, 1 फरवरी 2024 को किसी UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? संजय वर्मा को। UPSC के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते हैं। उसके बाद है तमिलनाडु, फिर हरियाणा, है ना। चलिए, अगला देखिएगा, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष हम 1 फरवरी को मनाते हैं, यानी भारतीय तटरक्षक दिवस। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? सूरत हवाई अड्डे को। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? जय शाह को। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? वित्त मंत्रालय ने। देखिए, जनवरी 2024 में पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया शरद चौहान को।
देखिए यहाँ पर फटाफट छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या फ़र्क है। तो देखिए एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार की कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय का कवर होता है। एक व्यापक वित्तीय योजना होती है। पूर्ण बजट जो होता है ना, ये इससे अलग कैसा है कि ये एक व्यापक वित्तीय योजना है जिसमें सरकारी आय, व्यय, आवंटन और नीतिगत घोषणाओं के सभी पहलू शामिल होते हैं। और देखिए चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि तक के लिए यह अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और जो पूर्ण बजट होता है पूरे वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। ये 1 अप्रैल से और वो साल की 31 मार्च, ठीक है। देखिए सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है ना, इसलिए देखा होगा आपने अभी जो अंतरिम बजट है इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई जिसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। और जो पूर्ण बजट है ना, सरकार नई नीतियाँ और बड़ी बड़ी घोषणाएं घोषित कर देती है, योजनाएं घोषित करती हैं। और देखिए सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है। और जो पूर्ण बजट होता है इसमें लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित होता है। यह ये था एक छोटा सा डिस्कशन। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए, आंसर बताइएगा। अब जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा ये वही क्वेश्चन होगा जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया, ठीक है। ये शायद आपके लिए आसान हो क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे थे आप लोगों का कहना था कि उनका आंसर आप भी बताइए। तो देखिए वैसे जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस इसका जो आंसर होता है वो मिल जाता है। चलिए ठीक है, फिर भी अभी जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो इसी वीडियो का होगा। देखिए भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? आंसर क्या है इसका, साथ में आपको डिटेल में भी बताना होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस छोटे से चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना।